अरे ओ श्यामा, जी सरदार। फिजिक्स का पेपर है? हाँ सरदार। डरने का नहीं। मैं राम रघुवंशी आपको बिल्कुल सिंपल एंड इजी कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर को धूम मचा देना अपने को, जिसमें फुल में से फुल स्कोर करेंगे हम। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारे लिए जो फिजिक्स 12th का है, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फर्स्ट क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। भैया एरो लगा है, वेक्टर क्वांटिटी है, और E और B यहाँ पर पूरे 12th की फिजिक्स में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पर बोला है कि रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो अपने को बताना था डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव की डायरेक्शन बताना है। तो अपने को एक सिंपल इजी फॉर्मूला है यहाँ पर पूरे चैप्टर में, ABCD वाला फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं BC इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, E। क्या होता है? BC इज इक्वल टू E। अब यहाँ पर अपने को डिसाइड है कि A, B और E तो होगा नहीं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते। अब ये दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, थोड़ा सा बेसिक। JK, ये आपने पढ़ा ही होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। बस यहाँ पर भी वही, BC इज इक्वल टू क्या होता है, E। तो B क्रॉस C क्या होगा, E। C क्रॉस E क्या होगा, B। तो ये वाला सीक्वेंस इधर चलेगा, फिर ये सीक्वेंस चलेगा, और फिर ये चलेगा। मतलब E पहले आएगा, फिर क्रॉस B आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। इसका मतलब आंसर कौन सा हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये अपने को एक इक्वेशन दिया, किसका दिया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये दिया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और किस में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस में। बट यहाँ पर वेव क्या दे रहा है, KW KZ। अगर आपको साइन ओमेगा टी प्लस KZ दिया है, तो ओमेगा टी तो क्या बताता है, फेस, और ये बाद वाला क्या दिखाता है, वेव की डायरेक्शन। और क्या लिखा है भाई, Z। और K तो वेव नंबर, और Z क्या है, वेव की प्रोपोगेशन डायरेक्शन। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इन द वेव प्रोपोगेट, तो क्या जाएगा भाई, Z। ये देखो Z आंसर। नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन डज द मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट। अब जब X में इलेक्ट्रिक फील्ड है, Z में क्या होगी हमारी वेव, तो थ्री डायमेंशन होता है। ये अगर X इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, और Z क्या शो कर रहा है भाई, वेव को, मतलब स्पीड या v बोल सकते हैं। तो बचा वाला क्या है, बाय क्या शो करेगा भाई मेरे मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसका मतलब किधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बाय एक्सिस में प्रोपोगेट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या है भाई, ये कहाँ, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे लाइट को होती है, सेम बिहेव करता है। और ये ABCD वाला फॉर्मूला जो पढ़े हमने, BC इज इक्वल टू E भी लिख सकते हैं हम। और जितने भी हैं प्रॉपर्टीज, एक्स रे वगैरह, जिनकी जो प्रॉपर्टी वो उनमें से कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर क्या गया, स्पेक्ट्रम, मतलब ये उसी चैप्टर का ये अंडरस्टैंडिंग है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा चार्ट याद रखना अपने को। टाइप्स ऑफ वेव्स, कितनी टाइप की होती है वेव, टोटल 7 टाइप की। फर्स्ट क्या होती है, गामा। गामा का रिप्रेजेंटेशन ये होता है गामा रे, और गामा कैसा, बाय जैसा दिखता है। उसके जस्ट बाद क्या आएगा भाई, ABCD में, तो UV आएगा, UV रे। फिर थर्ड क्या होगा हमारा भाई, एक्स रे। सॉरी, गामा के पहले, गामा बाय जैसा दिख रहा है, बाय के जस्ट पहले आता है एक्स, और एक्स के पहले क्या आएगा भाई, UV रे। तो गामा, एक्स रे, फिर UV। और इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, गामा की सबसे अधिक किसकी होती है, रेडियो वेव की। तो इसका मतलब, और फोर्थ नंबर पे अपने को याद रखना विजिबल रे। फिफ्थ नंबर पे इंफ्रारेड, विजिबल रे जिससे हम टीवी देखते हैं, इंफ्रारेड मतलब रिमोट वगैरह में जो यूज करते हैं। और 6 होगा हमारा माइक्रोवेव। इस तरीके से अपने को 7 याद रखना है। फिर से एक बार देख लो, गामा मतलब बाय जैसा सिंबल है, मतलब बाय। फिर उसके बाय के पहले जस्ट क्या आता है, एक्स आता है, और एक्स के जस्ट पहले क्या आता है, यूवी। ये तीनों सीक्वेंस याद हो गया। लास्ट वाला रेडियो वेव सीक्वेंस याद होना चाहिए। फोर्थ नंबर विजिबल, विजिबल रे के बाद इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के बाद क्या बचा, माइक्रोवेव। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, गामा की। सबसे अधिक किसकी होती है, रेडियो की। और विजिबल रे में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। तो इसकी वेवलेंथ क्या जाएगी, -7 मीटर, ऐसा याद रख लेंगे। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी जस्ट वेवलेंथ की अपोजिट होती है। इसकी वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी 10⁻23। इसकी होगी 10⁻9, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। और इसकी 7 है तो इसका डबल क्या होता है, 14 हर्ट्ज हो जाएगी, काम खत्म। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ से रिलेटेड देख रहा है। तो अपने को मालूम है वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, रेडियो वेव की। तो ऑप्शन में दिख रहा है सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, रेडियो वेव। यही ऑप्शन हो जाएगा, काम खत्म। रेडियो बाद क्या दिख रहा है, माइक्रो पहले का दिख रहा है,
अब इंफ्रारेड नहीं दिया तो विजिबल होगा, विजिबल के फिर क्या आएगा अपना एक्सरे। तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। बस इसको याद रख लेना, काम खत्म। ये लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज नेक्स्ट टू द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ द विजिबल। विजिबल रे के नेक्स्ट कौन सा लोवेस्ट होगा? तो अपने को मालूम है ऊपर से जाते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो विजिबल के बाद कौन सा आता है अपना, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड आएगा भाई अपने को, इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्यूस बाय बम्बार्डिंग ऑफ मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, मतलब फिजन एनर्जी। वो फिजन रिएक्शन, फिजन में क्या है, क्या मिलता है भाई? तो उसमें बताया हमारा एक्सरे, और एक्सरे होता है तो एक्सरे का यूज कहां पर है, क्रिस्टल लेक्चर में और डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर इन बॉन्ड्स में। नेक्स्ट चैप्टर बेटा, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इसमें ओनली 3 बातें हैं, प्लांक्स, आइंस्टीन और डी ब्रोगली। ठीक है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं अपन। फर्स्ट, द एनर्जी ऑफ फोटोन वेवलेंथ 663 नैनोमीटर। क्या पूछा बेटा, एनर्जी, और क्या दिया है, वेवलेंथ। और एनर्जी और वेवलेंथ ना प्लांक्स ने अपने को बताया है इक्वल टू क्या होता है बेटा, एच बाई लैम्डा, या इक्वल टू एच न्यू होता है, बट वो फ्रीक्वेंसी बोलता है, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वरना हम सिंपल इक्वल टू एच बाई लैम्डा लगा के अपने को एच प्लांक्स कांस्टेंट पता ही होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। सी बेटा स्पीड ऑफ लाइट होती है, लैम्डा गिवन अपने को ये पर किसमें दिया है, नैनोमीटर में। तो इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे हम, इसमें कन्वर्ट करेंगे इसको मीटर में, और नैनो मतलब होता है 10⁻⁹। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा, हाउ वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस चेंज। फर्स्ट बोला है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वर इंक्रीज। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? तो हमने पढ़ा बेटा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इफेक्ट इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो क्या होता है बेटा हमारा, तो आपने ये पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या फिर क्या पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। या फिर हम इसको, जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होती है, पढ़ लिया हमने, और ये हमारा इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये समझ में आया हमारा कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी के, स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। नॉट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वर डिक्रीज। अगर इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो इस पे इफेक्ट ही नहीं करता है, इंटेंसिटी से कोई लेना देनी, ओनली किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अपने को एक फिगर दिया है और उसमें फिर से क्या बोल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस किस पे है, ये वोल्टेज और किस में है बेटा, करंट में रिलेशन। और अपने से पूछा है कि 2 डिफरेंट मटेरियल्स लिए हमने, और उसमें हमको क्या है, इंटेंसिटी, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कर्व और डिफरेंट टाइप, और जस्टिफाई योर आंसर। बस अपने को कर्व देख के इसका आंसर बताना है। अपन ने ये वाला कर्व पढ़े बेटा, वोल्टेज, और ये क्या होता है हमारा करंट। और पॉजिटिव वोल्टेज तो ठीक है, नेगेटिव वाले वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टॉपिंग वोल्टेज को क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव वोल्टेज। और यहाँ पर दिख रहा है कि 1 और 2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है, और ये 3 और 4 जो गया कर्व उसका भी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम। इसका मतलब इसका कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये दोनों किसका है, 1 और 2 का, और ये वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका है बेटा, 3 एंड 4 का, मतलब दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब 1 और 2 की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और 3 और 4 की भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम। बट इंटेंसिटी की बात करोगे या करंट की, तो ये भाई जो 2 वाला है, ये 2 आया और ये 4, इनका ये करंट को शो कर रहा है, करंट सेम होगा, और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इंटेंसिटी। मतलब करंट और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होते हैं, इन दोनों का 3 और 4 का करंट और इंटेंसिटी सेम होगा, बट अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम होगा। सेम इसके लिए 1 और 3 के लिए भी यहाँ पर करंट, ये अगर I1, ये अगर हम किसके लिए बात कर लें, 2 और 4 के लिए, तो ये वाला करंट हमारा किसके लिए हो जाएगा, 1 एंड 3 के लिए, और जो कि थोड़ा सा उससे इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बस इतना सा बेसिक से याद रखना है। द मोमेंटम ऑफ फोटोन और वेवलेंथ इज, मोमेंटम पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है, और हमने डी ब्रोगली पढ़ा है। क्या पढ़ा है भाई, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, या p इक्वल टू h/λ पढ़ा हमने। तो इसका मतलब क्या है, तो मोमेंटम और वेवलेंथ में रिलेशन h/λ, सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक इस तरीके से हमको दिया है, फिर से किसमें, वोल्टेज और करंट में एक ग्राफ दिया है, और अपने को ABCD में से पूछ रहा है कि एग्जामिन द फिगर, और एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन बेटा, केस स्टडी आती है, उससे नो टेंशन लेना है, वो तो और इजी है हमारे लिए।
फर्स्ट विच लाइट बीम हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बोल रहा है। मैंने आपको बताया कि जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी हाई, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन दिया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, बी का, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, उसी बी की ज्यादा होगी। इसका मतलब आंसर किसका आएगा, बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइट बीम हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होगा बोलते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी फ्रीक्वेंसी वो उसकी वेवलेंथ ज्यादा। हमने EMW वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जिसकी फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम किसकी दिख रही बेटा, जो सबसे पास में रहेगा, तो ये वाला सी वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा, क्योंकि जस्ट इसके अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच लाइट बीम इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम मोमेंटम, मैक्सिमम मोमेंटम क्या होगा बेटा, फिर डी ब्रोगली अब भी पढ़ा हमने, P = h/λ, जिसकी वेवलेंथ कम उसका ज्यादा क्या होगा हमारा मोमेंटम, और वेवलेंथ किसकी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है, बी की, तो उसकी वेवलेंथ कम और उसका क्या आ जाएगा भाई, मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारा मोमेंटम। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा भाई, थर्ड का बी ऑप्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट। अभी पढ़ा हमने कि फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं और कैसे लीनियरली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, फर्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट। नेक्स्ट, इसका और में भी दिया अपने को, ऑब्जर्वेशन रिलेटेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है बेटा, तो यहां पर अपने को देख रहा है कि लार्ज टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड एमिशन रेडिएशन, जबकि से ऐसा हम कंसीडर नहीं करते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हमने, तो ये इनकरेक्ट होगा, बाकी सब क्या वो करेक्ट होंगे। उसमें याद रखना है सैचुरेशन करेक्ट, सैचुरेशन जो करंट है, करंट इंडिपेंडेंट होता है किससे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। सैचुरेशन करंट हाँ इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। और नेक्स्ट हमारा करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये लोग कंप्लीट हो गया आपका। और इसमें ओनली दो चीजें, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट। एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, तो एटॉमिक नंबर कौन रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन्स करते हैं। तो बच्चों वाला क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम फॉर 4 एनर्जी लेवल्स दिए अपने को हाइड्रोजन एटम के लिए और बोहर मॉडल और हाइड्रोजन एटम के लिए। और पूछा आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन इन विच द एमिटेड फोटोन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। ट्रांजिशन पूछा बेटा और एमिटेड फोटोन पूछा है, ना कि ऑर्बिट की एनर्जी लेवल पूछा है। एमिटेड फोटोन की ट्रांजिशन के लिए हाईएस्ट एनर्जी पूछा है। तो यहां पर जिसका ज्यादा गैप दिख रहा है बेटा, ये देखो ये कहां से आ रहा है, 3 से 1 में आ रहा है, ये 4 से 3 में आ रहा है, ये 2 से 1 में आ रहा है, यहाँ 3 से 2 में आ रहा है। तो ये देखो सबसे ज्यादा गैप इसका दिख रहा है ना, बस उसकी क्या होगी, हाईएस्ट एनर्जी होगी ट्रांजिशन के लिए एमिटेड फोटोन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, और अपने को एनर्जी के लिए ऑर्बिटल एनर्जी फाइंड आउट करना है किसी भी ऑर्बिट की। तो क्या होता है, एनर्जी का टोटल एनर्जी का फॉर्मूला =-13.6 अपॉन n का स्क्वायर, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, और ये किसमें रहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ग्राउंड के लिए क्या हो जाएगा, n1 रख देंगे, ग्राउंड के लिए क्या होता है 1, और सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालना 2 रख दो और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, होता ही बेटा अभी पढ़ा हमने, n = 1 रखिए -13.6 है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। याद रखना अपने को, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी की डबल होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी की डबल, और काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है, माइनस साइन बस लगाना है उसमें। तो अपने को टोटल एनर्जी का भी जस्ट फॉर्मूला पड़ा है, =-13.6 अपॉन n का स्क्वायर। बट इसमें क्या बोल रहा है अपने को बेटा, किसके लिए पूछ रहा है, अगर हमको कोई थर्ड यहाँ पर, हाँ सॉरी ये दिया है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, अपने को थर्ड एक्साइटेड स्टेट है पर वो क्या है, ऑर्बिटल नंबर क्या होगा, एक ज्यादा होगा, मतलब n = 4 रखना है, क्योंकि ग्राउंड वाला एक्साइटेड स्टेट नहीं होगा, एंड ऑन सेकंड ऑर्बिट से एक्साइटेड स्टेट स्टार्ट होता है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब ऑर्बिट एक इंक्रीज कर दो, n = 4 करके उसकी टोटल एनर्जी निकाल लो, उसका डबल कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी में माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्टेट बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोहर कंडीशन क्या होती है भाई बोहर के लिए, कि बोहर बोलता है कि कोई भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो ऑर्बिट वो वाला पॉसिबल है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है। क्लियर बेटा, ओनली वो दोस ऑर्बिट्स जिसका क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई।
इसका मतलब ये L से डिनोट करते हैं, L इक्वल टू क्या होना चाहिए, NH/2 पाई। नेक्स्ट इसी में कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी बेटा, जब अगर हमारा जो कहना चाहिए इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से कहना चाहिए किसी भी ऑर्बिट में आएगा, तब जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, हमारी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो मतलब हमको एक जो n है वो क्या रखना, हमेशा इंफिनिटी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और लॉन्गेस्ट के लिए जस्ट ऊपर वाला, जो भी अपने को सीरीज बोलेगा जस्ट ऊपर वाला अगर हम रखेंगे ऑर्बिट तो लॉन्गेस्ट देगा, और इंफिनिटी रखेंगे तो हमको क्या देगा भाई, वो शॉर्टेस्ट देगा। बस इतना सा याद रखना है, फॉर्मूला याद है ही आपको, 1/λ इक्वल टू r ब्रैकेट में 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। इसमें ये बात ध्यान रखना, हमेशा किसको वैल्यू पुट करेंगे, इसमें लैम्डा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब यहां पर हमेशा ये स्मॉल रहेगा और ये क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन, मतलब ये डेरिवेशन है भाई, हाइड्रोजन एटम वेरीज एस n का स्क्वायर, मतलब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n का स्क्वायर, ये अपने को प्रूव करना है। तो इसका मतलब अपन को मालूम है कि भाई यहाँ पर बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारा न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो प्लस और माइनस के बीच में क्या है, अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या लगता है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर, और यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस सेम होते तो क्या लिख सकते हैं, k q1 q2 मतलब सेम है अपॉन r का स्क्वायर, वही फॉर्मूला है। और जब भी कोई रिवॉल्व करता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv का स्क्वायर अपॉन r। बस यही प्रोवाइड करेगा अपने को mv का स्क्वायर अपॉन r। इससे अपन क्या है, v की वैल्यू निकाल लेंगे, और v की वैल्यू हमने जो कंडीशन पढ़ी है अभी एंगुलर मोमेंटम वाली NH/2 पाई, उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट हमारा देखते हैं हम एनर्जी लेवल ऑफ डायग्राम हाइड्रोजन एटम, और अपने को बोलना मार्क द ट्रांजिशन लेवल पे सीरीज लाइन इन द अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। सबसे लाइमन सीरीज देती है हमारी अल्ट्रावायलेट रे, और बामर सीरीज देती है विजिबल रे। इसके अलावा जितनी भी रेज है वो सब क्या देती है, इंफ्रारेड। इसके बाद हम यहाँ पर इनको मार्क करना है, तो ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पता ही हमको, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये याद रखना है कि इस पूरे चैप्टर में जो एनर्जी की यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ग्राउंड स्टेट के लिए 1 एक्साइटेड सेकंड से स्टेट होता है, सेकंड ऑर्बिट, बट ये वाला सेकंड ऑर्बिट के लिए जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो क्या होती है, फर्स्ट होती है। नेक्स्ट चैप्टर बेटा हम देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्वेश्चंस जो आते हैं थोड़ा बेसिक्स अपने को ध्यान देना है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मास नंबर के पावर 1/3 की प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के, और डेंसिटी डिपेंड ही नहीं करती। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर। तो डेंसिटी मैंने अभी जस्ट बताया कि यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं होती, मतलब इसका ऑप्शन किया जाएगा इंडिपेंडेंट होगा ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्रॉ द सो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और किसको में लेते हैं, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऐसा फंक्शन ऑफ मास नंबर, ये वाला एनसीईआरटी में अपने को डायग्राम में पूरा याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, काफी ईयर्स में आए। अब यहाँ पर पूछा है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस ऑफ फॉर हैवी न्यूक्लियाई डिक्रीज विद द इंक्रीज इन मास नंबर। तो बेटा अपने को ध्यान रखना है कि मिडिल बस में क्या होता है, मतलब 56 जो होता है हमारा आयरन, जिसका मास नंबर 56 होता है, उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है। उससे कम वाले के लिए भी, मतलब जिसको हम लाइटर मास नंबर या लाइटर न्यूक्लियस बोल सकते हैं न्यूक्लियस, और हैवियर न्यूक्लियन, दोनों के लिए क्या होता है बेटा, अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, इसलिए ये दोनों अनस्टेबल होते हैं। ये अनस्टेबल होते हैं लाइटर वाले, इसलिए कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, फ्यूजन करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये हैवियर भी अनस्टेबल हो जाते हैं, इनके पास बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, तो ये ब्रेक होके न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन देते हैं और फिर से स्टेबल होते हैं, क्योंकि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर होगी वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये बस इसी से रिलेटेड यहाँ पर दिया है बेटा, और उसका रीजन क्या बताया, अनस्टेबिलिटी। इसलिए क्या होते हैं कि इंक्रीज करने पे मास नंबर इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा। यहाँ पर गैप देखना बेटा, 0, 50, 100, 150, 200, 250 आएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन अभी बताया बेटा। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है बेटा, तो न्यूक्लियर फ्यूजन हमारा, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे, फ्यूजन में क्या होता है बेटा, ऐड होता है, लाइटर वाले ऐड होंगे और क्या बनाएंगे, हैवियर में कन्वर्ट होंगे, और कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं, स्टेबल के लिए। और फ्यूजन में क्या होगा बेटा, जो हैवियर है वो ब्रेक होके 2 पार्ट्स में और स्प्लिट होगा, और क्या है, लाइटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे फिर वो स्टेबल हो सकता है। एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में ऑन द बेसिस
बाइंडिंग एनर्जी। मैंने देखा हूं कि ज्वाइन करेंगे तो इंक्रीज होगी फ्यूजन से भी, और वहां पर ब्रेक होंगे तब भी वो स्टेबल होंगी, मतलब इंक्रीज होगी। तो ये अपने को यहाँ पर एग्जांपल 1H1 1H2 1H2 बन रहा है। यहाँ पर फिजन में क्या हो रहा है बेटा, यूरेनियम 92 to 35, ये तो बिल्कुल अपने को क्या करना है, न्यूट्रॉन की स्ट्राइक कराना है, बम्बार्ड कराना है, जिससे हमको बेरियम और क्रिप्टॉन बनाना है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखना है कि इतनी एनर्जी क्या है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलीज होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा बेटा, एक रदरफोर्ड वाला है जो प्रीवियस चैप्टर का है, पर वो कंबाइन करके दे देता है बेटा, सीबीएसई तुम जानते हो। तो यहाँ पर रदरफोर्ड वाला, तो रदरफोर्ड का तो अपने को बहुत ही इजी है, और इसमें डायरेक्टली हमको क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ यूज करना है और ये फॉर्मूला रख देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सो दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट, पहले ही बताया हूं। तो इसको कैसे हम करेंगे, तो वो अभी हमने पढ़े बेटा, वॉल्यूम और मास। तो मास डेंसिटी बोल रहा है तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है बेसिक फॉर्मूला। मास नंबर को ए लिख देंगे हम, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यू, और रेडियस की अभी हमने पढ़ा है 1/3 होता है, जिससे क्या हो जाएगा ए से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, मतलब डेंसिटी डिपेंड नहीं करती किस पे, मास नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3। नेक्स्ट चैप्टर आता है भाई सेमीकंडक्टर। इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस, जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप से रिलेटेड और बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड से रिलेटेड, पीएन जंक्शन डायोड और एक रेक्टिफायर, बस सफिशिएंट इतना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज इज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में अगर एसी सोर्स अगर कनेक्ट हो रहा है वोल्टेज से विद अ पीएन जंक्शन डायोड एंड अ लोड रेजिस्टर, मतलब क्या है भाई, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। और अगर पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है लोड रेजिस्टेंस, मतलब वो फुल वेव रेक्टिफायर। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस विल बी। तो अपने को एसी सोर्स दे रहा है, अपने को एसी सोर्स में फुल आता है, बट ये अपने को सीरीज में बोला, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर है, और हाफ वेव रेक्टिफायर में अपने को डीसी आउटपुट कैसे मिलता है भाई, आउटपुट मिलता है अपने को हाफ मिलता है, मतलब ओनली वन डायरेक्शन में आएगा, काम खत्म। ये अपना हो गया आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड, किसमें, ट्राइवैलेंट। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, उसमें अगर हम ट्राइवैलेंट डालेंगे तो हमको क्या है, सेमीकंडक्टर की 4 वैलेंसी होती है, एक क्या है होल बच जाएगा, होल मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। बिल्कुल प्योर को क्या बोलते हैं हम, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक जिसमें हम डोप्ड कर देते हैं इंप्योरिटीज, ट्राइवैलेंट करेंगे तो पी टाइप, पेंटावैलेंट करेंगे तो एन टाइप। नेक्स्ट, लो कंडक्टिविटी होती है, इसलिए तो हमने उसको किसमें कन्वर्ट करे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जिससे कंडक्टिविटी हाई हो जाए। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल सेम होते हैं, बट इसमें सेम नहीं होते। ट्राइवैलेंट में होल ज्यादा होते हैं पी टाइप में, और एन टाइप में क्या होते हैं, एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करना है अपने को फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब ये तो बिल्कुल आने आना है, फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लो। फुल वेव रेक्टिफायर गिव्स आउटपुट रेक्टिफाइड वोल्टेज। तो ये अपन फुल वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं भाई, जिसमें 2 डायोड्स लगते हैं, 1 डायोड 2 डायोड। क्या करता है ये, एसी सोर्स अल्टरनेट करंट किसको कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर डायरेक्ट करंट में, डीसी में। यहां पर जब हाफ जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव जब पी से, इसको पी बोलते हैं भाई, ट्रायंगल जैसा होना है, ये डंडे को क्या बोलते हैं हमें, जब पॉजिटिव पी से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड वाइज, और फॉरवर्ड वाइज में अपने को करंट मिलता है। जब ये नेक्स्ट जब हाफ जाता है ये वाला पोर्शन, तब क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाते हैं साइन, ये माइनस हो जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगा। अब बट ये वाला तो रिवर्स पी और एन रिवर्स वाइज होगा, बट यहाँ पर फिर से ये पी और ये पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड वाइज, और इससे करंट ऑब्टेन मिल जाएगा अपने को। फुल वेव रेक्टिफायर में डीसी करंट फुल मिलता है, मतलब चाहे ये हो या वो ये हो, दोनों सिचुएशन में अपने को फुल डीसी करंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन अ फॉरवर्ड वाइज इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है भाई, पीएन जंक्शन में अप्लाइड करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, फॉरवर्ड वाइज। जैसे पीएन जंक्शन डायोड पी और एन टाइप, फॉरवर्ड वाइज किसको बोलते हैं हम भाई, जब हमारी बैटरी किससे कनेक्ट हो, प्लस वाला डंडा पॉजिटिव पी से कनेक्ट हो तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज तो प्लस प्लस रिपेल करते तो इधर इसको डिप्लेशन लेयर को कंप्रेस करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे तो इसको कंप्रेस करेगा, तो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस भी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल वेरियर भी क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। मतलब सी ऑप्शन, लोअर द पोटेंशियल एरिया, पोटेंशियल वेरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ड्रॉ वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में एक फॉरवर्ड वाइज होता है, एक रिवर्स वाइज, उसके लिए वी और आई में कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम। यहाँ पर याद रखना ये मिली एम्पियर होता है, यहाँ पर ये वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर फॉरवर्ड वाइज में किधर जाता है बेटा, ऊपर जाता है, और रिवर्स वाइज में कहा जाता है नीचे।
और फॉरवर्ड वाइज की इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, हम नी वोल्टेज बोलते हैं बेटा, और यहाँ वाले वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं बेटा, है ना। इसमें पॉजिटिव रहता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई टेंशन नहीं है, बस इसमें लो वैल्यू रहती है डेसिमल में, और इसमें क्या रहती है 25, 35 इस तरीके से हमारा वैल्यू रहती है, इसकी हाई रहती है और इसकी वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज की लो होती है, प्लस माइनस के यहाँ कोई लोचा नहीं है। नेक्स्ट थ्रेशोल्ड वोल्टेज और ब्रेक डाउन वोल्टेज में डिफरेंस। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है फॉरवर्ड वाइज में, उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, उसको नी वोल्टेज भी बोलते हैं, और उसको कट ऑफ इन वोल्टेज। और ब्रेक डाउन में जो होता है उसको रिवर्स वोल्टेज भी बोलते हैं, जनरल ब्रेक डाउन वोल्टेज भी बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, बहुत लो होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए इसके लिए हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आता है असर्शन रीजन बेटा, बहुत इजी बेटा। इन इंसुलेटर द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज, बिल्कुल ये पढ़ा ही हमने एनर्जी लेवल। ये बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है फॉरबिडन एनर्जी गैप, इससे ज्यादा होती है, इसलिए तो ये इंसुलेटर है। और इससे कम किसमें होती है, सेमीकंडक्टर में पॉइंट में होती है, और सबसे कम किसमें होती है, ओवरलैप हो जाते हैं, जिसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वो तो हमारा कंडक्टर। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट रीजन, द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं, इसलिए इसकी फॉरबिडन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं बेटा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में अपने को ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चंस तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे भी ज्यादा फोकस करना है यहाँ पर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना है यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन आता ही बेटा, जिसमें रिफ्रैक्टिंग के लिए आएगा या रिफ्लेक्शन के लिए आएगा। रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्शन आपने पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर प्रूव करना है, और रिफ्रैक्शन बोल रहा है मतलब स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, साइन आई अपॉन साइन आर। अपने को पहले से आंसर पता होगा। रिफ्लेक्शन होगा तो ये अपने को क्या करना है, इसके लिए शो करना है तो टू इंसिडेंट रेट शो करो, और इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और जब ये रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन मतलब वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगा, तो यहाँ पर रेस करके ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। और इसके बाद हम साइन आई सिंपल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लगाओ, दोनों को डिवाइड करो, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, एन के इक्वल। यहाँ पर वेलोसिटी के रेशियो में जाएगा या स्पीड के रेशियो में जाएगा, और अपना क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट, in the wave picture of light the intensity of light related to the amplitude। वेव में लाइट वाले चैप्टर में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है बेटा, सिंपल। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, या ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू कोहेरेंट सोर्सेस है, लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i सुपर इम्पोज, और फाइंड करना बेटा रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। अब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज क्या होती है ये ध्यान रखना है। तो जहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा मतलब वो दोनों सुपर इम्पोज होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहां पर मिनिमम इंटेंसिटी कहां पर मिलती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में सुपर इम्पोज होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव आएगा, और जैसे एम्पलीट्यूड a प्लस a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर जो इंटेंसिटी वो भी प्लस में आएगी, बट अंडररूट i1 प्लस अंडररूट i2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या होगी और मिनिमम की बात आएगी तो माइनस साइन लगाना, बस इसका रेशियो आप सॉल्व कर दीजिएगा, वैल्यू पुट कर दो, i1 और i2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। तो अपने को क्या, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अपने को क्या दिया रहता है, टू स्लिट के बिटवीन डिस्टेंस स्मॉल डी, और स्लिट और स्क्रीन के बिटवीन डिस्टेंस कैपिटल डी, और उसके बाद अपने को फर्स्ट मिनिमा पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है भाई, हाँ फर्स्ट मिनिमा। तो अपने को मिनिमा याद रखने के लिए यहाँ पर क्या रखना है, ऑड मल्टीपल होता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी का ऑड मल्टीपल। तो मिनिमा याद रखना अपने को, तो क्या होता है, ऑड करने के लिए 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी, और ये 2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये ऑड मल्टीपल होता है, और इवन मल्टीपल में हमको क्या मिलता है, मैक्सिमा। तो आ जाते हैं हम, अगर फ्रिंज विड्थ पूछता है तो लैम्डा डी अपॉन कैपिटल डी, मतलब ये वाला सेम यही क्या हो जाता है हमारे फ्रिंज विड्थ, ठीक है। और इसका ये क्या है, ऑड मल्टीपल है बेटा। नेक्स्ट मिनिमा के लिए, फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ यंग डबल स्लिट के लिए पूछा है। और इंटेंसिटी, जब भी इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है बेटा, उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है I0 cos स्क्वायर 5/2, और यहाँ पर फाई क्या है बेटा,
फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ फेज डिफरेंस ना देके क्या दिया है, पाथ डिफरेंस दिया। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन, 5/2 इक्वल टू x अपॉन लैम्डा। इससे क्या जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू मतलब ये दी है पाथ डिफरेंस। इससे क्या जाएगा 5, और 5 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या जाएगी इंटेंसिटी। नेक्स्ट, फिर सेकंड केस के लिए भी सेम निकाल सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए क्वेश्चन आया है। 8th ब्राइट फ्रिंज और 3rd ब्राइट फ्रिंज दोनों क्या है, इक्वल है। तब हमको क्या करना भाई, सेपरेशन डिस्टेंस मतलब डी फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, फ्रिंज विड्थ की बात आ रही है तो लैम्डा डी अपॉन कैपिटल, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ब्राइट फ्रिंज यंग डबल स्लिट में क्या बताया बेटा, इवन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी बोल सकते हैं, ये लेट कर रहे तो ये उसका इवन मल्टीपल होता है बेटा। और यहाँ पर डार्क फ्रिंज क्या होता है बेटा, ऑड मल्टीपल होता है। क्या होता है, ऑड मल्टीपल। तो 2n-1 भी ले सकते हैं, 2n+1 भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप n कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा, हाउ कैन द डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल स्लिट और डबल स्लिट। सिंगल स्लिट से क्या होता है डिफ्रैक्शन, और डबल स्लिट m का है बेटा, उसमें क्या होता है इंटरफेरेंस। तो सिंगल इंटरफेरेंस इसमें होगा डबल स्लिट में, और सिंगल स्लिट में क्या होगा बेटा डिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती है, वो कैसी होती है, इक्वल विड्थ की होती है। इसमें इक्वल विड्थ नहीं होती है, सबसे ज्यादा विड्थ किसकी होती है, सेंट्रल मैक्सिमम की होती है। ऑल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी सेम होती है, इसमें इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। बस ये नेक्स्ट चैप्टर आता है भाई हमारा लास्ट इस पार्ट का, रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स में क्या फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, फॉर अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। ऑब्जेक्ट और रियल इमेज में मिनिमम डिस्टेंस कहां पर होती है भाई, हम कॉन्केव मिरर जानते हैं। कॉन्केव मिरर में जब सी पर ऑब्जेक्ट रहता है तो सी के नीचे ही बनता है, और कैसा सेम साइज का बनता है, एक के ऊपर बन गया, मतलब इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या होगी 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मीडिया हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल किसमें होता है भाई, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन में टोटल साइन आई सी इज इक्वल टू क्या होता है 1/n। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा भाई, लो होगा। तो यहां पर देखेंगे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है तो उसके लिए क्या आएगा, क्रिटिकल एंगल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोपोगेट, क्या बोल रहा है भाई, बीच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेम फॉर द रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग। अगर हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में क्या चीज सेम रहती है तो फ्रीक्वेंसी याद रखना है, बाकी सब क्या होते हैं चेंजेस हो जाते हैं, बट फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या होती है सेम। नेक्स्ट देखते हैं हम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया ए एंड बी आर 2 and √2 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। फिर क्रिटिकल एंगल पूछ लिया है तो इसमें हम क्या है, जब TIR यूज करके जो फॉर्मूला लेके आते हैं उसमें क्या लगाते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का साइन के साथ एंगल इक्वल टू नेक्स्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका साइन के साथ एंगल। ये क्या हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, और नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए भाई 90 डिग्री, तभी वो क्या होगा, इस इंसिडेंट एंगल को हम क्या बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो इससे हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज बोलती है, वर्चुअल इमेज मतलब वो कौन सी पोजीशन हो गई, 6 नंबर की पोजीशन हो गई है। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा, पोल और फोकस के बिटवीन रहता है, पोल और फोकस के बिटवीन, तो हमारी इमेज कैसी बनती है, लार्ज बनती है। और कैसी बनती है भाई, वर्चुअल। एक ही कंडीशन है, बस काम खत्म। तो कैप्ट ये दिया अपने को ऑब्जेक्ट, कैप्ट ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब ये ट्वाइस एनलार्ज मतलब क्या दिया भाई, मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाइंग का मतलब m गिवन है, m गिवन है मतलब m क्या दिया है, जैसे ऑब्जेक्ट का डबल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया साइज हो गया। तो HI/HO लगाओ, या सिंपली हम क्या बोल देंगे ट्वाइस मतलब 2m। और वर्चुअल के लिए क्या होता है पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है उसके लिए m पॉजिटिव होता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है उसके लिए m क्या होता है नेगेटिव। जब ये हमको m पता है तो हम क्या लगा सकते हैं, इससे v फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे फोकल लेंथ निकालने की क्यों मिरर फॉर्मूले जब यूज करेंगे 1/m = 1/v + 1/u। इसमें क्या लगने वाला है भाई, u तो गिवन है, v अपने को चाहिए, तो हमें मैग्निफिकेशन से -v/u वाले फॉर्मूले से मैग्निफिकेशन फाइंड अपना v फाइंड आउट कर लेंगे, उससे क्या आएगी फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, by how much distance should be object displaced and in what direction in order to get 2 times enlarged real image। real image कब बनती है बेटा, real image हमारी और लार्ज कब बनती है, जब हम सी के आगे रहते हैं। सी के आगे रहते हैं तो इमेज हमारी सी के पीछे बनती है, और कैसी बनती है लार्ज साइज की बनती है। इसका मतलब ये सी के आगे रहेगी, तो फोकल लेंथ अपने को पता ही है
अब और क्या है, डबल बोल रहा है और रियल बोल रहा है। रियल इमेज मैंने बताया इन्वर्टेड होती है और उसके लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव। उससे सॉल्व कर लेंगे इससे v की वैल्यू, और सॉल्व करके क्या जाएगा हमारा भाई u हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको यहाँ पर हम कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं वो सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्लास प्रिज्म की बात कर रहा है। प्रिज्म है मतलब प्रिज्म में अपने को क्या है, डेरिवेशन आता रहता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किसके लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए डेरिवेशन पूछ रहा है अपने को। तो और प्रिज्म एंगल तो ए होता है, इस तरीके से प्रिज्म बना देंगे, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, फिर ये क्या हो जाएगी हमारी इमर्जेंट रे। तो ये हमारा डेविएशन होता है, इसको फाइंड आउट करना है। ये डेरिवेशन है, बहुत इजी है। तो क्या करेंगे भाई, सिंपल हमको मिनिमम डेविएशन 2i माइनस ए होता है अगर हम जब प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो, और उसके बाद हम मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में r इक्वल टू क्या होता है a, तो इसका मतलब r इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2। स्नेल्स लॉ लगाएंगे sin i अपॉन sin r, और उसमें i की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से पुट कर दो, sin a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, और r की वैल्यू a/2 वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, या तो डेरिवेशन आएगा तो न्यूमेरिकल। तो प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को गिवन है, ये डायग्राम गिवन है, और द एंगल ऑफ इंसिडेंट ये वाला एंगल पूछ रहा है अपने को। ये सेकंड सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, इसलिए इसको इंसिडेंट एंगल बोला, R2 पूछ रहा है, फेस AC। तो अपने को ध्यान रखना है भाई, यहाँ पर ये इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ये रेस इमर्जेंट रे उसी पे आ गई है, पैरेलल हो गई, इसका मतलब ये वाले सरफेस के। तो हमको क्या करना है भाई, तो अपने को मालूम है कि जो हम निकालेंगे तो क्या होगा भाई, आई की वैल्यू अभी रखा था हमने इस वाले फॉर्मूले में, a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, ये तो गिवन है, पर डेल्टा मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा मिनिमम का क्या फॉर्मूला होता है, एक और होता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू a ब्रैकेट में n-1 या μ-1। a क्या है प्रिज्म एंगल, n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है, उससे सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ पर क्या होगा 1.414 अंडर रूट 2 की वैल्यू, उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 30। तो यहाँ पर 30 रख देना, ये सॉल्व कर लेना, तो क्या जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। मिनिमम डेविएशन का फिर से वही फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट पावर ऑफ लेंस, तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस क्या यूनिट होती है, डायोप्टर। डिड्यूस करना है हमको कंबाइंड फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला है, 1/m इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/2। टू लेंस को कंबाइन कर दो, यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा, फर्स्ट इमेज जो बनेगी वो I1 बनेगी, और ये सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, और फाइनल इमेज ये हो जाएगी। तो अपने को क्या करना है, बस लेंस फॉर्मूला यूज करना है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फर्स्ट वाले के लिए f1 यूज करेंगे, 1/f1, इमेज इसकी ये बन रही है v1, और ये ऑब्जेक्ट तो u रहेगा। सेम ऐसे हम सेकंड लेंस के लिए यूज करेंगे, 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/v1। ये फर्स्ट वाली की जो इमेज है वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है, उसको दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कंबाइंड फोकल लेंथ ये इस तरीके से सॉल्व करके आ जाएगा आंसर। तो ये वाला जैसे का वैसे हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u को क्या लिख सकता हूं मैं 1/f, ये इसका मतलब क्या हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भाई अपने को दिया है पावर्स दिए है ना, 2 पावर्स दिए है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए और आई लेंस के लिए, और अपने को ट्यूब लेंस दी है। द फाइनल इमेज के लिए अपने को क्या करना है, कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस किसमें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों में होते हैं। तो अपन देखेंगे कि भाई जिसकी फोकल लेंथ कम होगी तो इसका मतलब वो क्या होगा हमारा, उस हिसाब से अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर दी 100, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं फोकल लेंथ, और आई लेंस की फोकल लेंथ निकालेंगे तो हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ क्या है कम, और ऑब्जेक्टिव जिसकी स्मॉल फोकल लेंथ होते हैं वो लेंस स्मॉल होगा, और वो स्मॉल ऑब्जेक्टिव लेंस किसमें लेते हैं हम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्मॉल, इसका मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा। ट्यूब लेंथ क्या होती है, तो ऑब्जेक्ट लेंस का जो इमेज प्लस आई लेंस का जो फोकस, उनका एडिशन होता है, और उससे सॉल्व करेंगे। फिर हम इसमें लेंस फॉर्मूला यूज करके पूरा सॉल्व कर देंगे। हमको क्या पूछा नेक्स्ट, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए क्या होती है, -d/u, और इनफिनाइट इमेज फॉर्मेशन के लिए d/fe। वैल्यू पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंथ स्मॉल होता है, फोकल लेंथ भी स्मॉल होगी, आई लेंस क्या होता है लार्ज होता है, और लेंस भी क्या होगा लार्ज साइज। नेक्स्ट आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का रे डायग्राम। एस्ट्रोनॉमिकल कंपाउंड का जस्ट अपोजिट होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज साइज का, आई लेंस स्मॉल साइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यू हैव 3 लेंसेज दिए हैं, और उनकी क्या दी है भाई, पावर्स दी है और अपर्चर दी है, और अपने को बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंस लिया जाए और कौन सा आई लेंस लिया जाए, और
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाना है, तो अपने को ध्यान देना है जिसकी पावर ज्यादा तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी भाई, कम। तो इसका मतलब, और जिसकी पावर कम है तो इसकी फोकल लेंथ ज्यादा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज साइज का है तो 3D पावर वाला मतलब इसके फोकल लेंथ ज्यादा है तो इसको ऑब्जेक्टिव लेंस ले लेंगे, और इसको क्या ले लेंगे भाई, आई लेंस, क्योंकि पावर ज्यादा है तो उसकी वो क्या हो जाएगी अपनी कम हो जाएगी, ठीक है। और अपने को क्या है, इसका जो कहना चाहिए फॉर्मूला होता है तो -FO/FE होता है। रिजॉल्विंग पावर की बात करेंगे तो D/1.22 लैम्डा ये फॉर्मूला होता है। D क्या है, डायमीटर ऑफ अपर्चर, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उस पार्ट में आप 1 to 7 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, उसको जरूर देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।